कक्षा 12 राजनीति विज्ञान चैप्टर नंबर 2 दो ध्रुवीयता का अंत। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्थायित्व नियंत्रण होना, सही है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, यह कथन गलत है। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, कथन सही है। कालक्रमानुसार रूसी क्रांति, अफगान संकट, बर्लिन दीवार का गिरना, सोवियत संघ का विघटन। कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। मध्य पूर्व में संकट, यह जो कथन है, यह सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनका मेल बिठाना है। हम सीधे उत्तर पे ही आते हैं। मिखाइल गोर्बाचोव, सुधारों की शुरुआत, शॉक थेरेपी, आर्थिक मॉडल, रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी, बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति, वारसा सैन्य समझौता। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। हम सीधे उत्तर पे आते हैं। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवाद की विचारधारा पर आधारित थी। सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य संगठन वारसा पैक्ट था। साम्यवादी पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। मिखाइल गोर्बाचोव ने 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की। बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। सोवियत अर्थव्यवस्था को किसी पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली किन्हीं 3 विशेषताओं की चर्चा करें। सोवियत संघ से समाजवादी व्यवस्था को अपनाया, जबकि अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग करने वाली 3 प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1, सोवियत अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भिन्न है क्योंकि इसमें उद्योगों को अधिक महत्व नहीं दिया गया, जबकि पूंजीवादी देशों में विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योगों को विशेष महत्व दिया गया। नंबर 2, सोवियत अर्थव्यवस्था के उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य या सरकार का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी देशों में निजीकरण को अपनाया गया। नंबर 3, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों के विपरीत सोवियत संघ में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। पूंजीवादी देशों में मुक्त व्यापार की नीति को अपनाया गया। किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? आंसर नंबर 1, पश्चिमी देशों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को उनकी बराबरी में लाने के लिए सुधार आवश्यक हो गए थे। गोर्बाचोव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक संघ का रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिस्थितियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से में थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति अपनाई, जिसका कट्टर कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा विरोध किया जाने लगा। नंबर 2, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था काफी समय तक अवरुद्ध रही। गोर्बाचोव ने सैन्यवाद को कम करने, राष्ट्रीय संसाधनों को विकास कार्यों में लगाने के लिए यह आवश्यक समझा कि पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाया जाए। साम्यवादी दल का देश में प्रभाव होने से सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। बोरिस येल्त्सिन ने सैन्य तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे एक नायक की तरह उभर कर सामने आए। ऐसे में गोर्बाचोव ने सुधार करके सोवियत संघ की समस्याओं को पूरा करने का वायदा किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे को सुधारने का प्रयत्न किया। वायदा किया कि वे व्यवस्था को सुधारेंगे। सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी पिछड़ चुका था। पूंजीवादी देशों से अलग थलग पड़ गया। जनता अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग करने लगी। ऐसे में आवश्यक था कि गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार करें।
गोर्बाचेव ने सब बातों को ध्यान रखते हुए सुधार के प्रयास किए और वायदे भी किए, परंतु वह आलोचना से बरी न हो पाए। उनका समर्थन करने वाले धीरे धीरे घटते चले गए। अगला प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? सोवियत संघ के विघटन से पूर्व भारत और सोवियत संघ के बीच काफी अच्छे संबंध थे। इसके बाद भारत के रूस के साथ भी गहरे संबंध बने। रूस और भारत दोनों का सपना बहुत ध्रुवीय विश्व का था। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम भारत हेतु सोवियत संघ के विघटन के कुछ प्रमुख परिणाम हुए। नंबर 1, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत को यह आशा होने लगी कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और संघर्ष की समाप्ति हो जाएगी, हथियारों की दौड़ पर अंकुश लगेगा। नंबर 2, भारत जैसे देशों में लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था मानने लगे। उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई जाने लगीं। भारत में राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र को सभी दलों ने श्रेष्ठ समझा। नंबर 4, भारत की विदेश नीति में परिवर्तन आया। भारत ने सोवियत संघ से अलग हुए सभी गणराज्यों से नए रूप में अपने संबंध स्थापित किए। साथ ही चीन के साथ भारत को संबंध सुधारने का भी लाभ हुआ। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। रूस भारत की परमाणु योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। इस तरह स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन करके भारत के हितों की पूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को और अधिक सुधारा। अगला क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह बेहतर तरीका था? शॉक थेरेपी का अर्थ, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर से संक्रमण का एक विशेष मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी अथवा आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। शॉक थेरेपी से साम्यवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन लाने की प्रक्रिया अपनाई गई। शॉक थेरेपी को सर्वोपरि मान्यता थी कि मलकियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसमें राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक कार्य को निजी कार्य में बदला गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्था के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब यह स्वीकार कर लिया गया कि अधिक से अधिक व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस तरह मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक माना गया। रूस ने मध्य एशिया गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में इस मॉडल को अपनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के गणराज्य समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के संक्रमण से गुजरे। इस संक्रमण से सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपने विभिन्न संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। अगला क्वेश्चन, कथन के पक्ष या विपक्ष में एक लेख लिखना है। दूसरी दुनिया के विघटन के बाद भारत को अपनी विदेश नीति बदलनी चाहिए और रूस जैसे परंपरागत मित्र की जगह संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्ती करने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस कथन के पक्ष में जो तर्क हैं, भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्षता की नीति वर्तमान में पूरी तरह से लाभप्रद नहीं हो सकती, क्योंकि अब विश्व में दो महाशक्तियां नहीं हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति है। अतः अब हमें अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहिए। इसमें ही भारत का हित होगा। नंबर 2, भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में उदारीकरण की नीति अपनाई गई। भारत के समान ही अमेरिका में ही शक्तिशाली लोकतंत्र है।
भारत ने अमेरिका के साथ संबंधों में परिवर्तन करके सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई। नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की स्वराज की मांग का समर्थन किया था और ब्रिटेन की सरकार पर भारत को शीघ्र स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला था। इसके बाद भी अमेरिका ने भारत को समय समय पर विभिन्न प्रकार की सहायता दी। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की स्थिर लोकतंत्रीय व्यवस्था, भारत में उदारीकरण, भारत के प्राकृतिक संसाधन आदि के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में निकटता आती रही है। नंबर 4, 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में आतंकवादी हमले के समय अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास किया। भारत और अमेरिका दोनों ने मिलकर आतंकवाद को समाप्त करने की योजना बनाई। नंबर 5, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका से अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए सतर्क रहकर ही संबंध बनाने चाहिए। अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अमेरिका भी भारत के साथ व्यापारिक संबंधों में वृद्धि करने को निरंतर उत्सुक है। इन बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं कि समय और परिस्थितियों को देखते हुए भारत को अपनी विदेश नीति में परिवर्तन लाना चाहिए, जो कि भारत के लिए हितकर होगा। अब आते हैं विपक्ष में। नंबर 1, सोवियत संघ भारत का परंपरागत मित्र रहा है। भारत के विकास में सोवियत संघ का विशेष सहयोग रहा है। खुश्चेव ने भारत रूस मैत्री को मजबूत किया और कश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का समर्थन किया। ताशकंद समझौते ने भी भारत रूस के संबंधों को बढ़ावा दिया। नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने सभी 15 गणराज्यों को मान्यता दी। रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्सिन 27 जनवरी 1993 को भारत आए और 29 जनवरी 1993 को भारत रूस संधि हो गई, जिसमें तय किया गया था कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और सीमाओं आदि की रक्षा करेंगे। इसी दौरान भारत रूस के मध्य सैन्य तकनीकी समझौता भी हुआ। नंबर 3, जून 1994 के पश्चात भारत और रूस के शासनाध्यक्षों का आवागमन हुआ और विभिन्न प्रकार के सैन्य तकनीकी और व्यापारिक समझौते हुए। नंबर 4, भारत द्वारा मई 1998 में किए गए नाभिकीय परीक्षणों का रूस ने समर्थन किया और भारत को बधाई दी। भारत पाक कारगिल युद्ध के समय भी रूस ने भारत का समर्थन किया। 7 दिसंबर 1999 को भारत और रूस के मध्य एक 10 वर्षीय समझौता हुआ। इसके अनुसार वे सभी प्रकार के सैन्य व असैन्य विमानों के उत्पादन का कार्य करेंगे। नंबर 5, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए रूस और भारत के मध्य 4 समझौते हुए। विभिन्न प्रकार के सहयोग का आदान प्रदान हुआ। साथ ही यह भी तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादों का निपटारा दोनों देश आपस में वार्ता करके समाप्त करेंगे। कोई अन्य देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 6, आतंकवाद पर चर्चा करने के लिए 4 नवंबर 2001 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रूस गए। वहां आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा अपनाई गई गुटनिरपेक्ष नीति के कारण भारत और अमेरिका के बीच कटुता पैदा हो गई। इसके साथ ही अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया और उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक सहायता प्रदान की। इन कारणों से भारत अमेरिका के मधुर संबंधों का ह्रास हुआ है।